हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम आ गए हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर पर, और चैप्टर है द नेचुरल रीजन्स ऑफ द अर्थ। अब बात ऐसी है बच्चों कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं ना, आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो आपको थोड़ा याद रखना है और थोड़ी रीजनिंग समझ लेनी है। तो डिस्कस करते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन ख़त्म करेंगे इसी सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक्चुअली एवरेज वेदर कंडीशंस हैं किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की, किसी भी रीजन की। और अगर हमें कहीं के क्लाइमेट के बारे में पता करना है तो हमें वहाँ के क्लाइमेट को काफ़ी सालों तक समझना पड़ता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें उसे अगले 30 सालों तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब हम ये बता पाएंगे कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, ठंडा है, खूब सारी बारिश होती है, कम बारिश होती है, या कैसा है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो वेदर क्या हुआ, तो वेदर इज़ बेसिकली एक शॉर्ट टाइम की जो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। जैसे मान लो 3 दिन बारिश है तो रेनी वेदर है, राइट। लेकिन जनरली बारिश रहती है और मैक्सिमम बारिश ही रहती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट जनरली यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो क्लाइमेट एक लंबे टाइम तक ऑब्जर्व की गई मतलब वेदर कंडीशंस हैं, और वेदर एक छोटे टाइम के कुछ दिनों का स्टडी किए गए वेदर पैटर्न्स हैं। Coming on to the climatic regions, so this is an area of the earth surface जहाँ पर similar climatic conditions prevail करती हैं। जैसे अगर आप देखो तो हिमालयाज़ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, वैसे ही अगर आप आर्कटिक रीजन के पास चले जाओ या अंटार्कटिका चले जाओ, वहाँ पर भी तो बर्फ़ पड़ी रहती है। वैसे तो हिमालयाज दे आर नियरर टू द इक्वेटर, और आर्कटिक जोन, एंटार्क्टिक जोन काफ़ी दूर हैं, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू द कंबाइंड क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो कोई एक फैक्टर नहीं है कि लैटिट्यूड क्या है, सिर्फ लैटिट्यूड नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो क्लाइमेटिक टाइप, दीज आर द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो एक रीजन को डिफाइन करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बाउंड्रीज़ कभी फिक्स नहीं होती कि अगर मेरे पास ये एक एरिया ले लिया, यहाँ पर ये एरिया गर्म है और ये एरिया ठंडा है, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही मैं इस लाइन के इस तरफ जाऊँगी अचानक से गर्मी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक ट्रांजिशन होता है। जैसे यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और इस एरिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो जैसे जैसे हम यहाँ से इस तरफ को मूव करते जाएंगे ये ठंडी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे अब गर्मी इस तरफ को बढ़ती जाएगी। तो कभी भी एक शार्प डिफाइन नहीं होती हैं बाउंड्रीज़, हमेशा ट्रांजिशन होता है, धीरे धीरे होता है, and they form the broad transition zone where one type gradually merges with the next। जहाँ पर एक टाइप दूसरी में gradually merge होती रहती है, धीरे धीरे merge होती रहती है। तो studying the climatic types help us understand कि वहाँ का vegetation कैसा होगा, animal life, soil, landforms कैसे होंगे। Example, the grasslands between deserts and forest are the transitions। तो मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया याद है, हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, तो ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि वहाँ बारिश होती थी और वहाँ फॉरेस्ट थे, तो वो फॉरेस्ट वाला जोन था, और फॉरेस्ट वाले जोन के पास जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ को बढ़ रहे थे फिर ग्रासलैंड्स आए थे, और ग्रासलैंड्स के बाद फिर डेजर्ट शुरू हुआ था। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है ना, ये धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो क्लाइमेटिक रीजन्स को हमने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हॉट
हॉट जोन मतलब जहाँ का लैटिट्यूडनल रेंज 0 to 30 डिग्री है, नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर्स में। यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। वार्म जोन जहाँ पर 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूडनल रेंज है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन और स्टेपीज रीजन्स देखने को मिलते हैं। सो डोंट वरी, वैसे तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन आगे चैप्टर में मैं आपको ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी। देन कूल जोन 45 to 60 डिग्री तक, जहाँ पर टेम्परेट या साइबेरियन रीजन्स देखने को मिलते हैं। देन कोल्ड जोन 60 to 90 डिग्री तक, जहाँ पर टुंड्रा या फिर पोलर रीजन्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं द वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स पे। तो हमने वर्ल्ड को ना मेजर 8 क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है इक्वेटोरियल टाइप, जो इक्वेटर के पास की जगह है, जहाँ पर बारिश भी होती है और जहाँ पर गर्मी भी होती है। देन हॉट ग्रासलैंड्स, जहाँ पर बारिश होती है, थोड़ी कम होती है, इसे सुडान और सवाना भी बुलाते हैं। फिर आता है हॉट डेजर्ट या सहारा टाइप, मतलब जहाँ पर ऑलमोस्ट नो रेनफॉल, ठीक है, 0 रेनफॉल होती है या बहुत ही कम होती है। देन ईस्टर्न मार्जिन्स एंड द मॉनसून टाइप, इंडिया जैसे देशों में, जैसे हमारा देश है, ये मॉनसून टाइप है, जहाँ पर रेनी सीजन भी होता है और ड्राई सीजन भी होता है, दोनों ही तरह के सीजन्स होते हैं, तो ऐसे रीजन्स को हम मॉनसून टाइप बुलाते हैं। देन वेस्टर्न मार्जिन्स एंड द मेडिटेरेनियन टाइप, जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी प्लेजेंट रहता है, क्योंकि वहाँ के समर्स और विंटर्स दोनों ही माइल्ड होते हैं। देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स और द स्टेपीज, तो यहाँ पर कूल और ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं। देन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और द साइबेरियन टाइप, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही लंबे विंटर्स देखने को मिलते हैं। देन टुंड्रा एंड द पोलर टाइप, तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी ही रहती है और पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो ये हैं हमारे 8 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स। कमिंग ऑन टू क्लाइमेट एंड द लैटिट्यूड, तो जितनी भी हमारी जगहें हैं ना, एट द सेम लैटिट्यूड यूजुअली सिमिलर टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जैसे बोथ मेक्सिको एंड सहारा आर नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसीलिए यहाँ पर हॉट डेजर्ट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। लोकल फैक्टर्स जैसे ऑल्टीट्यूड क्या है, मतलब सी लेवल से कितना ऊपर है, वहाँ पर विंड्स कैसी हैं, वहाँ पर करंट्स कैसे हैं, ये चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं, ये कहीं किसी भी जगह के क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं। देन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, तो क्लाइमेट बहुत ही स्ट्रांगली कहीं की भी वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हैवी रेनफॉल होती होगी तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, स्पेशली ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला रीजन होता है। वहीं पर अगर स्कैंटी रेनफॉल है, कम रेनफॉल है, तो वहाँ पर डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत वेजिटेशन होगी, दूर दूर होगी, और वहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि कैक्टस देखने को मिलेगा। देन वेजिटेशन पैटर्न्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द क्लाइमेटिक रीजन्स। बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन से, तो इक्वेटोरियल रीजन्स, तो मेन रीजन्स अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो ये कहाँ कहाँ पर हैं। साउथ अमेरिका, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अमेज़न बेसिन के, जो अमेज़न रिवर है ना, उस अमेज़न रिवर के बेसिन पर हमें इक्वेटोरियल रीजन्स मिलते हैं। अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन एंड गिनिया कोस्ट के आसपास, तो ये है अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन और गिनिया कोस्ट के आसपास। एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड द पार्ट्स ऑफ इंडिया नियर द अंडमान निकोबार, और उसके सिवा वेस्टर्न कोलंबिया एंड सम वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स के आसपास हमें ये देखने को मिलते हैं। इन्हें हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। तो अगर आपसे मान लो ये पूछ लिया कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट या फिर ट्रॉपिकल रेन क्लाइमेट में कैसे, कौन कौन से रीजन्स में हमें वो देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन्स, मतलब ये वो रीजन्स हैं जो इक्वेटर के आसपास हैं, ठीक है। तो इक्वेटर की लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से मेक्सिको से ऐसे, इंडिया से तो नहीं निकलती है, थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम है, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात करें, मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेटर यहाँ से और इंडिया से तो नहीं जाती है, और नीचे से होके निकलती है, ठीक है। तो रफली कुछ ऐसी ही होती है। तो आई होप इतना समझ आया है। अब यहाँ के टेम्परेचर के फीचर्स क्या हैं, तो उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो थ्रू आउट द ईयर हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर के पास सन की लाइट डायरेक्ट रहती है,
राइट। सो सन इज ओवरहेड ऑल द ईयर, तो यहाँ पर कांस्टेंट इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन याद है ना कि जब सोलर इनकमिंग रेडिएशंस आती हैं वो हमारे अर्थ सरफेस से टकराती हैं और हमारा अर्थ सरफेस इसको वापस से रेडिएट करता है और इससे गर्म होती है हमारी आसपास की हवा। सो यहाँ पर कांस्टेंट इंसुलेशन होती है थ्रू आउट द ईयर। हाई टेम्परेचर्स देखे जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। जो एवरेज मंथली टेम्परेचर है वो हमेशा 18 डिग्री से ऊपर होगा और कॉमनली 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर देखा जाएगा। नाउ अ वेरी स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखा जाता है। मतलब अगर हम पूरे साल का टेम्परेचर देखें, पूरे साल में हर महीने हर दिन को देखें तो हार्डली 2 या 3 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। मतलब 20 से 6 से 29 बस इसी रेंज में टेम्परेचर फॉल कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये जो एनुअल रेंज है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, लार्ज डाययूरनल रेंज, दिन और रात के टेम्परेचर में कई बार 5 से 8 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। रीज़न बीइंग, तो यहाँ पर डेंस क्लाउड कवर होता है। तो होता क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, गर्म हो रहा है, लो प्रेशर जोन नीचे बन रहा है। अब लो प्रेशर जोन बनने की वजह से हवा गर्म हो गई। मतलब हुआ क्या कि सन की धूप आ रही है, ठीक है, तो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, अर्थ गर्म हुई, अर्थ ने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया। हवा इतनी गर्म हो गई कि वो लाइट वेट होगी और वो ऊपर चली गई, नीचे लो प्रेशर जोन्स क्रिएट हो गए। तो ये हवा जब ऊपर गई तो ऊपर जाके जितना भी मॉइस्चर था वो सारा का सारा क्लाउड्स में बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्लाउड कवर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है और टेम्परेचर रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर और विंड्स की बात करें तो ये डोलड्रम एरिया में लाई करता है। मतलब वो एरियाज जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट्स देखी जाती हैं। तो याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि ये अर्थ है, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ में ये जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स हैं, ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, ये लो प्रेशर जोन्स होते हैं, लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं जिन्हें हम डोलड्रम्स बुलाते हैं। सो एयर इज हीटेड, राइजेज एंड क्रिएट द कन्वेक्शन करंट्स, और इस अपवर्ड एयर मूवमेंट्स की वजह से ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है और हैवी रेनफॉल होती है। और जनरली ये जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर काम कंडीशंस देखी जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब डोलड्रम्स जहाँ पर है ना वहाँ पर लेज़ी विंड्स देखी जाती हैं और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं देखा जाता है विंड का, बल्कि अपवर्ड, मतलब ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड देखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो अब ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल रीजन्स हैं तो बर्फ़ तो गिरेगी नहीं, तो हम यहाँ पर रेनफॉल की बात कर रहे हैं। रेनफॉल हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है डेली, स्पेशली 4 PM शावर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, आफ्टरनून शावर्स, जो हर दिन 4 बजे ही बारिश लेकर आते हैं। देन दीज आर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, और एनुअल जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है दैट इज़ अराउंड 200 सेंटीमीटर और समटाइम्स इट इज़ इवन मोर। कमिंग ऑन टू द क्लाइमेटिक फीचर्स, तो कोई डिस्टिंक्ट सीजन्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जनवरी से दिसंबर तक सेम ही टेम्परेचर। अगर आप सर्दर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री चले जाओ, मतलब केरला, तमिलनाडु चले जाओ, तो वहाँ पर चाहे गर्म, मतलब जनवरी है चाहे मई है, वहाँ पर सिमिलर ही आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी में केरला और तमिलनाडु के लोग स्वेटर्स पहन रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। सो इट इज़ यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। एवरेज 26 डिग्री रहता है, क्लाउड कवर होता है, हैवी रेनफॉल होती है और ओवर हीटिंग नहीं देखी जाती। नेक्स्ट, एनुअल टेम्परेचर रेंज अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री होता है और डाययूरनल 5 से 8 या 6 से 8 डिग्री होता है एंड कांस्टेंट हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो ये हो गया हमारा रिकैप, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अब आते हैं वेजिटेशन पर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब एक ना ऐसे मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, सबसे ऊपर सबसे लंबे लंबे वाले पेड़, टॉल इमर्जेंट ट्रीज जो 50 मीटर हाइट तक के होते हैं। दूसरे में डेंस कैनपी होती है, उसके नीचे छोटे वाले ट्रीज़ और श्रब्स होते हैं। और फाइनली अगर हम ग्राउंड लेवल पर आएँ तो छोटे छोटे हर्ब्स और ग्राउंड पेरेंट्स नहीं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो की प्लांट्स हैं दे आर महोगनी, रोजवुड, एबनी,
रबर एंड चिंकोना। फीचर्स क्या हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जनवरी में गए और फिर आप सितंबर में चले गए, तो यहाँ पर जनवरी में तो ऐसा लग रहा था कि वाह कितना ग्रीनरी है, और सितंबर में सारे पत्ते झड़ गए, तो ऐसा नहीं होता है। लीव्स शेड होते हैं हर ट्रीज से, वो उनका एक प्रोसेस है अपने वेस्ट को रिमूव करने का, लेकिन वो एक साथ सारे लीव्स को शेड नहीं करते हैं, तो वो धीरे 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 करते हैं। सो थ्रू आउट द ईयर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं और थिक अंडर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 5 फ्लोर फॉरेस्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे ऊंचे वाले अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर, ये कुछ 40 मीटर, 30 मीटर, 20 to 10 मीटर, मतलब ऐसे ये पूरा का पूरी ना लेयरिंग हुई होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन में। हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी क्योंकि हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेजिटेशन भी काफ़ी सारी देखने को मिलती है। ट्रीज टॉल होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। थ्रू आउट द ईयर ये ग्रो करते हैं एंड दिस इज़ ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस हॉट एंड वेट क्लाइमेट। फॉरेस्ट डेंस होता है एंड सिर्फ 1% सनलाइट ही ग्राउंड तक पहुंच पाती है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर बड़े बड़े ट्रीज हैं, उसके नीचे फिर से बड़ी थिक लेयरिंग है, उसके नीचे फिर वो छोटे छोटे ट्रीज और श्रब्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये लेयरिंग इतनी थिक है ना कि सनलाइट आ तो रही है लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पा रही है, सिर्फ 1% सनलाइट नीचे तक पहुंच पाती है। देन द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर एंड द स्पेशल टाइप्स। तो वेजिटेशन लेयर कैसी है, जैसे हमने पढ़ा टॉल ट्रीज, मिड लेयर एंड द ग्राउंड लेयर। तो टॉल ट्रीज में अपर कैनपी आती है, मिड लेयर्स में शॉर्ट ट्रीज और श्रब्स आते हैं, और ग्राउंड लेयर में हर्ब्स, फर्न्स, मॉसेस ये सब कुछ आता है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होते हैं। कमिंग ऑन टू द अदर टाइप्स, तो इसमें मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं जिनकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं, कोस्टल होते हैं और टाइडल रिवर वैलीज देखने को मिलती हैं। देन दे आर फाउंड अलोंग द कोस्टल स्वॉम्प्स एंड द रिवर माउथ। तो जहाँ पर रिवर का माउथ होता है ना, वहाँ उन एरियाज़ में हमें ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कमिंग ऑन टू द वैल्यूएबल ट्रीज एंड द कमर्शियल यूज, तो कॉमन स्पीशीज महोगनी, एबनी, रोजवुड एंड ग्रीन हार्ट, देन चिकोना, रबर, बनाना, कोकोनट, बैम्बू एंड पाम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि नाम को पढ़ लो, रटो मत, क्योंकि इतने सारे नाम एक बार में रटना इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस कि आप रट बहुत अच्छा लेते हो। तो इसका कोई न्यूमोनिक बनाओ और न्यूमोनिक से इन ट्रीज को याद रख लो, ठीक है। अब कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हार्डवुड्स जो हैं वो फर्नीचर के लिए यूज़ होता है। रबर, पाम ऑयल और बनाना हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स देखे जाते हैं इन रीजन से। कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो इक्वेटोरियल रीजन्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं और यहाँ पर इन डेंस फॉरेस्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट पुअर होता है। तो इकोनॉमिकली देखें तो ये रीजन्स काफ़ी बैकवर्ड होते हैं। यहाँ पर यूजुअली प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं, जैसे हंटर्स, गैदरर्स या वो शिफ्ट कल्टिवेटर्स जो एक जगह में लैंड क्लियर करते हैं, वहाँ अनाज उगाते रहते हैं, जब वो ज़मीन बेकार हो जाती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रिमिटिव फार्मिंग की तरह है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर विच इज़ नोन विद डिफरेंट टाइप्स। जैसे साउथ अमेरिका में इसे मिल्पा बुलाते हैं, अफ्रीका में फैंग और इंडोनेशिया में लडांग बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द ट्रीज आर रेयरली फाउंड इन प्योर स्टैंड्स, मतलब कि कोई मोनोकल्चर टाइप की चीज़ नहीं होती है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के ट्रीज़ होंगे, तो मान लो सिर्फ कोकोनट ट्रीज़ होंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मिक्स्ड कल्चर्स मिलते हैं, बड़े सारे अलग अलग तरह के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि रबर मलेशिया और इंडोनेशिया में काफ़ी कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशंस की बात करें इक्वेटोरियल रीजन्स में, तो एक सबसे पहली है लाइफ इन कॉन्गो बेसिन ज़ेरिया दैट इज़ इन अफ्रीका। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पिग्मीज बुलाया जाता है। दीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्गो बेसिन और दिस इज़ नोन एज द लैंड ऑफ पिग्मीज। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए।
दीज आर शॉर्ट स्टेचर, जिनकी हाइट रफली मतलब इन लोगों की हाइट 1 मीटर तक की हाइट होती है और 40 किलो से ज़्यादा ऊपर इनका वेट नहीं जाता है। ऐसे लोग होते हैं, नोमैडिक हैं और माइग्रेटरी लाइफ जीते हैं, इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं। सेटलमेंट स्मॉल विलेजेस में होती हैं, 10 to 15 फैमिलीज एक विलेज में रहती हैं। दे हैव हट्स विच आर मेड ऑफ ट्री ब्रांचेस और दे आर बिल्ड ऑन ट्रीज फॉर सेफ्टी। तो या तो ट्री ब्रांचेस से घर बना लेते हैं या ट्री के ऊपर ही ट्री हाउस वो बना लेते हैं। स्टीप थैच्ड रूफ्स टू ड्रेन रेन वाटर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे स्टीप वाले रूफ्स होती हैं ताकि पानी निकलता रहे। हाउसेज आर बिल्ड अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1 मीटर अबव द ग्राउंड टू अवॉइड द स्वैम्पीनेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो वो सारा पानी घरों के अंदर जाएगा, इसलिए 1 मीटर हाइट के ऊपर ही ये घर बनाते हैं। देन क्लोथिंग, तो मिनिमल ड्रेसिंग होती है, यूजुअली एनिमल स्किन का बाग और लीव्स का यूज़ करते हैं और ये अपने वेस्ट से नीज तक को कवर करते हैं। फूड की बात करें, हंटिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, हनी, इंसेक्ट्स और एंड्स इकट्ठे करते हैं और इन सबको खा लेते हैं। दे आर स्किल्ड विद बोज, एरोज एंड स्पीयर्स। तो ये नेचुरली ये जो टेक्निक्स है ना ये इनको आती होती हैं, तो अगर इनको ओलंपिक में ले जाओगे ना तो आप पक्का हार जाओगे, क्योंकि इनकी टेक्निक्स इतनी अच्छी होती हैं। देन अदर ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो ये कोई डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं रखते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, फियरलेस, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे बिलीव इन स्पिरिट्स एंड डेविल। कोई एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है कि तुम हिंदू, मैं मुसलमान, तुम ये तुम वो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्पिरिट्स में और डेविल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, पता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं लाइफ इन मलेशिया, जहाँ पर हम मॉडर्न इक्वेटोरियल लाइफ की बात करेंगे। तो सेटिंग की बात करें तो ये मलय पेनिनसुला में है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर रबर प्लांटेशन होती है जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, और ये इंडिया से स्किल्ड लेबर वहाँ पर लेकर गए थे। इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया था फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, और यहाँ पर स्किल्ड लेबर पहुँचाई गई थी। तो आज भी यहाँ पर लेबरर्स वो कॉलोनीज़ में रहते हैं विद इन द प्लांटेशंस, लेकिन इन्हीं कॉलोनीज़ के आसपास देयर आर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, थिएटर्स एंड द प्लेग्राउंड्स। तो यहाँ पर सब कुछ होता है, तो ये काफ़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर देयर इन अफ्रीका, जो सेम लाइक सिमिलर क्लाइमेटिक टाइप में रहते हैं। हाउसिंग की बात करें तो इनके घर ब्रिक्स और सीमेंट के बने होते हैं एंड कॉर्गोरेटेड आयरन रूफ्स होती हैं। रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सब कुछ इन प्लांटेशंस को कनेक्ट करता है। और इसके सिवा किचन गार्डन्स होते हैं वेजिटेबल्स के लिए, मतलब जो घर है घर के पास में ही किचन गार्डन्स होते हैं। केटल फॉर मिल्क एंड पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट, ये सब कुछ रखते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पर देयर इज़ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे हमने कॉन्गो बेसिन में बात की कि उन इकोनॉमिकली वो काफ़ी बैकवर्ड है, इंटेलिजेंट हैं, फियरलेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, लेकिन इकोनॉमिकली पीछे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हैं। The human intervention has transformed the natural environment. अब आगे बात करने वाले हैं हम द सेकेंड क्लाइमेटिक टाइप की, दैट इज़ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे हम सवाना और सुडान क्लाइमेट भी बुलाते हैं। तो बात करते हैं लोकेशन से। देखा जाता है कि हमने अभी तक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पढ़े, अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बाद धीरे धीरे ये फॉरेस्ट रीजन कम होता जाता है और अब पेड़ कम होते जाते हैं और ग्रासेस बढ़ते जाते हैं। बाद आते हैं ग्रासलैंड्स, और ग्रासलैंड्स के बाद आते हैं डेजर्ट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज आर द ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं? इन्हें सुडान या मतलब सवाना या सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स, और ये जनरली 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पर हमें मिलते हैं। एंड मेनली दीज आर साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, मतलब टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये हमें देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तो फिर नॉर्थ में हुए, है ना। चलो मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? जैसे साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, पार्ट्स ऑफ बोलीविया, पराग एंड अर्जेंटीना। देन सेंट्रल अमेरिका में क्यूबा, जमैका एंड पैसिफिक आइलैंड्स। अफ्रीका में सूडान, सेनेगल, गिनिया, माली, नाइजर, चैड, गाना, कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा।
ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न रीजन और क्वींसलैंड में हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये टेबल आपके लिए है ताकि आप इसको धीरे धीरे पढ़ते जाओ और ये आपको याद होते जाएं। हर बार एक रीजन उठा के मैप में उनको लोकेट करते हुए पढ़ना। कमिंग ऑन टू द क्लाइमेट ओवरव्यू, तो क्लाइमेट में टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? तो यहाँ पर जनरली ना ये जगहें गर्म रहती हैं। देयर आर हॉट समर्स, दीज आर वेट समर्स, मतलब बारिश भी होती है। विंटर्स कूल और ड्राई होती हैं, ठीक है। तो समर्स हॉट एंड वेट होते हैं एंड विंटर्स आर कूल एंड ड्राई। हाई डेली टेम्परेचर रेंज होती है। ड्राई सीजन में मिनिमम 22, मैक्सिमम 37। रेनी सीजन में मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 26 होता है। ह्यूमिडिटी लो होती है और एयर आसपास की ड्राई होती है और डस्टी होती है और ऐसा फील होता है जैसे कि डेजर्ट क्लाइमेट में रह रहे हो या डेजर्ट में रह रहे हो। सनशाइन 13 से 14 घंटे तक की होती है पर डे ड्राई सीजन में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर समर्स में गर्मी होती है और विंटर्स में ठंडी होती है, एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट एंड दिस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट, ठीक है, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन द रेनफॉल एंड द सीजन्स, तो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न क्या है? तो ऑल्टरनेट हॉट एंड रेनी सीजन्स होते हैं, कूल एंड ड्राई सीजन्स होते हैं। रेनफॉल 25 से 150 सेंटीमीटर तक रेंज करती है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है और ये ऑफन इर्रेगुलर रेनफॉल्स ही देखी गई हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में रेनी सीजन होता है मई से सितंबर तक और सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न होता है और यहाँ पर ड्रॉट्स काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। कमिंग ऑन टू द की फीचर्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, तो इन्हें हम सवाना बुलाते हैं, इस वेजिटेशन को हम सवाना बुलाते हैं। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई ग्रासलैंड्स देखे जाते हैं। देयर आर टॉल कोर्स ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड द ट्रीज आर डेसिडुअस, ठीक है, ट्रीज होते हैं डेसिडुअस और दीज शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन। लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि ड्राई सीजन में और नीचे ग्राउंड के अंदर जाके वहाँ से पानी सोख सकें, तो एब्जॉर्ब ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द ड्रॉट्स। और इक्वेटर के पास देयर आर टॉल ग्रासेस एंड ट्रीज और डेजर्ट की तरफ को शॉर्ट ग्रासेस और स्कैटर ट्रीज हैं। तो मतलब जब हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तरफ से चलेंगे तो यहाँ पर ग्रास भी लंबा लंबा है और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज भी मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रांजिशन करते जाएंगे टुवर्ड द डेजर्ट, ट्रीज कम होते जाएंगे और ग्रासेस की हाइट और छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ट्रीज एंड वेजिटेशन में टिपिकल स्पीशीज़ की बात करें तो एकेशिया, बाउब, देन पाम एंड वाइल्ड डेट देखने को मिलते हैं। ग्रासेस अप टू 3 मीटर हाई होते हैं, एलिफेंट ग्रासेस इन्हें हम बुलाते हैं। एंड सवाना इज़ द लैंड ऑफ टॉल ग्रासेस एंड द स्कैटर ट्रीज। तो ट्रीज मतलब ट्रीज़ कम हैं लेकिन ग्रासेस काफ़ी लंबे हैं और खूब सारी घास उगी हुई होती है। अब ह्यूमन लाइफ और अडेप्टेशंस की बात करें तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है या मेजर एक्टिविटी है दैट इज़ केटल रेयरिंग। इतना सारा घास है तो केटल तो होगी ही ना, तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द नेचुरल केटल कंट्रीज। तो ग्रासेस सपोर्ट द लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स एंड मेन एनिमल्स काउ, शीप और गोट देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनके कुछ रीजनल नेम्स दिए गए हैं इन ग्रासलैंड्स को, जैसे वेनेजुला में लेनोस बुलाते हैं, ब्राज़ील में कैंपोज, नॉर्थ अफ्रीका में सवाना एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स बुलाते हैं। देन द केटल रेयरिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो ये भी ना रीजनल पैटर्न्स है केटल रेयरिंग के। जैसे कि अगर आप वेनेजुला की बात करोगे तो यहाँ पर केटल को मीट, स्किन और हाइड के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रॉब्लम इज़ वाटर शॉर्टेज है और यहाँ पर ना पेस्ट्स बहुत हैं, तो इसकी वजह से ये जो भी चीज़ें हैं ये स्मॉल स्केल पर की जा रही हैं और कमर्शियली नहीं हो रही हैं, जिससे मतलब इतना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए। आगे बात करते हैं कैंपोज की इन ब्राज़ील। सो दीज आर द कमर्शियली केटल रेयरिंग एरियाज़ और यहाँ का जो मेजर एक्सपोर्ट है दैट इज़ मीट, वूल एंड स्किन्स। लॉन्ग ड्राई सीजन्स हैं, केटल क्वालिटी भी इनसे अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं सवानाज इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव केटल, शीप और गोट रेयरिंग होती है। गोट और शीप को स्किन और वूल के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि ट्रांसपोर्ट पुअर है और पेस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
बात करते हैं और कुछ रीजन्स की जिसमें वेल्स आते हैं साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पर कैटल है, शीप है, एंड दी रेयरिंग बाय द यूरोपियंस एंड द ट्राइब्स, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर मरीनो वूल विच इज़ द फाइन क्वालिटी वूल दैट वी नो अक्रॉस द वर्ल्ड। लिमिटेड सरप्लस होता है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है और लार्ज स्केल रेयरिंग होती है बीफ कैटल की, गोट्स की और शीप की। मेजर एक्सपोर्टर हैं बीफ, वूल और हाइड्स के ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्विक सा डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड द सवाना। तो इक्वेटोरियल में रेनफॉल हैवी होती है, 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल देखी जाती है। सवाना में यही बारिश थोड़ी मॉडरेट हो जाती है, 25 से 150 सेंटीमीटर तक की। सीजन्स इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे इक्वेटोरियल में एक ही जैसा सीज़न थ्रू आउट द ईयर चलता है, लेकिन यहाँ पर वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। यहाँ पर गर्मी भी होती है, यहाँ पर सर्दी भी होती है। वेजिटेशन एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पर ग्रासेस हैं, टॉल ग्रासेस हैं और कुछ ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन्स में जाएं तो वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स मिलती हैं और सवाना में हमें पेस्ट्रल हर्डर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले जोन की। तो हम चले थे बहुत सारे पेड़ों से ग्रासलैंड पर आए और अब ग्रासलैंड से हम डेजर्ट्स पर जा रहे हैं। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। तो चलो शुरू करते हैं इसकी लोकेशन के साथ। सबसे पहले ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो डेजर्ट्स हैं ना, ये हमें 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर मिलते हैं। मतलब 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। और जनरली ये देखा जाता है कि ये कॉन्टिनेंट्स के ना वेस्टर्न कोस्ट पर होते हैं, वेस्ट वाली साइड पर, क्योंकि जनरली जो हवाएं आती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो ईस्ट में बारिश हो जाती है और वेस्ट में बारिश नहीं होती है, इसलिए वेस्ट ड्राई रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेजर्ट्स बनते हैं। सो दीज आर लोकेटेड इन द बेल्ट्स ऑफ द परमानेंट ट्रेड विंड्स, राइट। सो वाई ऑन द वेस्ट, क्योंकि ट्रेड विंड्स ना, जो परमानेंट ट्रेड विंड्स होती हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वो अपना सारा मॉइस्चर ईस्टर्न रीजन्स पर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड ड्राई रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेजर डेजर्ट रीजन्स कौन कौन से हैं हमारे वर्ल्ड में। सबसे पहले है अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा, कैलहरी और नमीब। एशिया में अरेबियन, ईरानियन और थार डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और नॉर्थ अमेरिका में एटाकामा चिली में, कैलिफोर्निया और मेक्सिको के डेजर्ट। एक्सेप्शन ये है कि सहारा डेजर्ट इट एक्सटेंड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू साउथ वेस्ट एशिया, नॉट जस्ट द वेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो वो एक साइड से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को एक्सटेंड होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं यहाँ के टेम्परेचर की। अब देखो, डेजर्ट है, क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर गर्मी होगी या फिर कड़कती ठंड होगी? नहीं, जनरली जो हमारे डेजर्ट्स हैं वहाँ पर हाई इंसुलेशन होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्लाउड्स नहीं बनते हैं क्योंकि मॉइस्चर होता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होते हैं। दिन के टाइम पर, रात के टाइम पर एकदम ठंडी हो जाती है और नाइट्स काफ़ी ठंडी कूल देखी जाती हैं। अब बात करें टेम्परेचर के रेंज की, तो डाययूरिनल मतलब डे नाइट टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो अप टू 41.7 डिग्री सेल्सियस वर्ल्ड का हाईएस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, और एनुअल रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस। हॉट समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स। डस्ट स्टॉर्म्स काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं, स्पेशली जो इनलैंड डेजर्ट्स हैं उनमें। वाई एक्सट्रीम, मतलब इतना एक्सट्रीम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि डेजर्ट्स आर सो हॉट दिन में और उतने ही ठंडे ये रात को हो जाते हैं। रातें स्काईज क्लियर होती हैं एंड डायरेक्ट सनलाइट होती है डे टाइम पर। वहीं पर ड्राई एयर होती है, तो किसी तरह का कोई वाटर वेपर तो रिटेन हो नहीं रहा, तो देर आर नो क्लाउड्स एट द नाइट एंड हैंस द हीट एस्केप्स रैपिडली। तो दिन में तो खूब सारी धूप आएगी, इंसुलेशन होगी, ज़मीन एकदम गर्म हो जाएगी, है ना, आसपास हवा गर्म हो जाएगी। अब मॉइस्चर नहीं है तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो जितनी भी हीट दिन में एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी रात को निकल कर बाहर चली जाएगी, इसलिए रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है।
सो नो क्लाउड्स इन द डे, मतलब दिन में ये एक अवन की तरह बिहेव करता है और रात को ये एक तरह एक फ्रीज़र की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन की बात करें तो जैसे हम बार बार बात करें कि यहाँ पर ना मॉइस्चर ही नहीं होता है, क्लाउड्स बनते ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है, तो यहाँ पर रफली लेस देन 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर। हाई इवेपोरेशन है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है विच इज़ अराउंड जस्ट 10%। कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं दिन के टाइम पर विच कॉजेज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड समटाइम्स इट ऑल्सो कॉजेज सैंडस्टॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं। समर्स blazing heat, air dry and dusty and little or no rainfall, right? Then winters comparatively cooler or slightly इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी देखी जाती है। स्पेशल फीचर्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ड्यू टू द डे टाइम हीट विच क्रिएट्स ड्यून्स एंड इरोड रॉक्स और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स भी बदलती रहती हैं। देन अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बारिश पर। अब क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स ही देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो, तो उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स बुलाते हैं। और ये वो प्लांट्स होते हैं जो मिनिमल टेम्परेचर पर मिनिमल वाटर में खुद को सर्वाइव करा सकते हैं। अडेप्टेशंस इनकी क्या होती हैं, इनकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो ग्राउंड में नीचे तक जाती हैं और वहाँ से डीप से ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। नीडल शेप्ड लीव्स, स्मॉल लीव्स जो ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं। वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम पर एंड वाटर इज स्टोर्ड इन थिक स्टेम्स एंड दीज आर द सक्यूलेंट्स। करेक्ट। अब इनकी स्टेम थिक होती है, लीव्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं बिल्कुल स्पाइन्स जैसी, जिससे इनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। स्टेम एकदम थिक होगी ताकि वहाँ से भी किसी भी तरह से पानी का लॉस ना हो। Now the common vegetation is cacti, thorny bushes, coarse grasses, acacia and the date palm. Desert plants के characteristics, so cactus stores water in the stem, date palm grows near the oases and grasses appear only after rain and they dry up very quickly. ठीक है, सिंपल है ये तो। अब क्रॉप्स और एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मिंग इन डेजर्ट्स, तो कल्टीवेशन जो है ना वो सिर्फ वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल है। मेनली ओएसिस में, मतलब एक छोटा सा लैंड एरिया जहाँ पर डेजर्ट में जहाँ पर पानी हो तो आसपास थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी दिख जाएगी, या फिर जहाँ पर रिवर्स हों, डैम्स और कैनाल का नेटवर्क हो, सिर्फ वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इजिप्ट में नाइल रिवर, तो नाइल रिवर कम से कम 25 मिलियन लोगों को सपोर्ट करती है। यहाँ पर कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स उगाए जाते हैं और एंटायरली एग्रीकल्चर रिवर इरिगेशन पर ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं द बेसिन इरिगेशन, दैट इज़ इजिप्ट केस स्टडी। तो यहाँ पर क्या होता है कि समर्स के टाइम पर ना यहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं, नाइल ओवरफ्लो कर जाती है। तो आपको याद है हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ा था क्लास 6 में, तो हमने ये पढ़ा था ना, नाइल रिवर ओवरफ्लो करती थी, साइड में सारी फर्टाइल सॉइल छोड़ जाती है और फिर वहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। सो वाटर इज मतलब क्रॉप्स उगाना शुरू की थी। देन वाटर इज ट्रैप्ड इन द बेसिन्स विद द रेज्ड बैंक्स एंड देन वाटर इज ग्रेजुअली, मतलब ऐसे रेज्ड बैंक्स बनाएंगे, पानी को स्टोर कर लेंगे और फिर जब क्रॉप्स को उगाना शुरू करेंगे तो यहीं से इन फील्ड्स को पानी देंगे। तो बेसिन इरिगेशन सिस्टम इसी को बोला जाता है। डेफिनेशन, अ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड जहां पर फ्लड वाटर को स्टोर किया जाता है और बाद में उन्हें क्रॉप्स को उगाने में यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जनरली स्पार्स रहती है क्योंकि देखो पानी नहीं है, लिविंग कंडीशंस उतनी फेवरेबल है नहीं, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो यहाँ पर मेनली रिवर्स और ओएसिस के आसपास ही आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, कैमल हर्डर्स होते हैं, बेडुइन्स जिन्हें एग्जाम्पल है, आगे बताऊँगी मैं इसके बारे में। परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं जहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम होता है, जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं। कैमल एक शिप है डेजर्ट की, जिसे शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है और ये ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है, एक ज़रिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों की। सो बुशमैन ऑफ कैलहरी ये सदर्न अफ्रीका में मिलते हैं
एंड ये होते कौन हैं? ये बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो कलहरी डेजर्ट के पास रहते हैं, जिन्हें स्पेशली बोत्सवाना और नामीबिया के आसपास फ्रीक्वेंटली ये फूड, पास्चर और वाटर के सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं। जनरली वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, फ्रूट्स, रूट्स और ट्यूबर्स को गैदर करके उनको खाते हैं। आगे फूड और डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे हैं, तो फूड हैबिट्स कैसी हैं? सबसे पहले तो ये फ्रूट्स, रूट्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। वाइट एंड्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड एज बुशमैन्स राइस विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम। तो ये इनके एक तरह से जैसे हमारे चावल है ना, ये वाइट चींटियाँ उनके चावल होते हैं और इन्हें बुशमैन्स राइस बुलाते हैं। फूड इज़ ऑफन ईटन रॉ, कोई पकाते नहीं हैं, रॉ ही खाते हैं। एंड इट इज़ रोस्टेड ऑन द ओपन फायर, तो ओपन फायर में रोस्ट करके ऐसे ही खा लेते हैं या फिर रॉ ही खा लेते हैं। देन डोमेस्टिक एनिमल्स में है शीप, गोट, कैमल, हॉर्सेस, जिसे फैमिली वेल्थ माना जाता है। मतलब जिसके पास जितनी भेड़ें, जितनी गोट, जितने कैमल, जितने हॉर्सेस, वो उतना ही ज़्यादा रिच है। नाउ हाउसेज एंड विलेजेस, तो शेल्टर प्लान्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे विलेजेस होते हैं 12 से 15 फैमिलीज़ वाले। हट्स होते हैं, रीड्स एंड ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है इनका। Sometimes they live in caves or the shallow holes and clothing animal scales या फिर minimal पहनते हैं during the summer। Simple utensils हैं, cups are made up of the ostrich egg shell। हमें पता है ना ostrich का अंडा is the largest egg that we know, तो इसी से ये अपने cups बना लेते हैं और उनमें सिप करके चाय पानी पीते हैं, ठीक है। Now coming on to the tools and weapons, तो hunting tools, bows, arrows, spears, knives and digging sticks. They use poison tipped arrows for hunting। तो अगेन ये एरो चलाने में, हंटिंग में ये बहुत ही मतलब अच्छे माहिर होते हैं। स्किल्स एक्सीलेंट हंटर्स और ट्रैकर्स होते हैं एंड दे कैन इवन लिव विदाउट फूड फॉर 2 to 3 days। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिला 2 से 3 दिन तो कुछ हो जाएगा, दे कैन ईजिली लिव विदाउट दैट। अब सोशल एंड कल्चरल लाइफ की बात करें तो सिंपल सोशल स्ट्रक्चर होता है इनका। दे बिलीव इन इविल स्पिरिट्स एंड एंसेस्ट्रल मैजिक, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली और कल्चरली ये उतने एडवांस, इतने फॉरवर्ड नहीं है। अब क्योंकि ये और लोगों से, ये जो मेजर पॉपुलेशन है, इससे दूर रहते हैं। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पर कंडीशंस बहुत ही हार्श हैं। पानी कम है, फार्मिंग बहुत ही कम होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ है। देन बेडविन्स ऑफ द सहारा, तो बेडविन्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी नोमैडिक ट्राइब है सहारा डेजर्ट की, और सिंपल लाइफ सिमिलर टू द बुशमैन बट दे आर मोर एक्सपोज टू ट्रेड एंड ट्रैवल। तो अभी तक जो हमने पढ़े बेडविन्स बिल्कुल वैसे ही हैं, नोमैडिक हैं, लेकिन अगर हम इनकी ट्रेड और ट्रैवल की बात करें तो ये उनसे थोड़े ज़्यादा एडवांस हैं। लाइफस्टाइल इनके डोमेस्टिकेट करते हैं ये कैमल्स को, और ये हर्ड्स में मूव करते हैं। ये दीज आर द पेस्ट्रल नोमैडिज्म विच इज़ कॉल्ड एज अ पेस्ट्रल नोमैडिज्म। सम ट्रेड विद द नियर बाय टाउन्स, तो आसपास के टाउन्स के साथ ये ट्रेड करते हैं। फेलिहन्स ऑफ द नाइल डेल्टा, तो ये इजिप्ट के लोग हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट में रहते हैं, नाइल डेल्टा रीजन के पास रहते हैं, बिटवीन द डेजर्ट एंड द रिवर वैली। अब नाइल के आसपास की जो मिट्टी है ना, इट इज़ फर्टाइल एलुवियल सॉइल, और एनुअल फ्लडिंग से यहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल एनुअल सॉइल इकट्ठी हो जाती है। तो ये लोग यहाँ पर आके सेटल हो चुके हैं और ये एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। नाउ द प्रैक्टिस इरीगेटेड फार्मिंग यूजिंग कैनाल फ्रॉम नाइल, तो नाइल से पानी लेते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। एवरेज फार्म साइज इज़ 1 hectare पर फैमिली। अब अगर हम इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो दे लिव इन स्मॉल परमानेंट विलेजेस। ये कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स ग्रो करते हैं एंड दे आर नोन फॉर द बेसिन इरिगेशन सिस्टम। दे आर बिलीव्ड टू बी अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो इन्हें वर्ल्ड की सबसे ओल्ड, इजिप्शियन सिविलाइजेशन याद है ना, बस ये वही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। अब अगर हम क्विक रिकैप करें ऑफ द बुशमैन, कलहरी और फेलिहन्स ऑफ द नाइल डेल्टा, तो ये नोमैडिक ट्राइब्स और गैदरर्स हैं, लेकिन ये सेटल्ड फार्मर्स हैं नाइल डेल्टा वाले। मेन एक्टिविटी यहाँ पर हंटिंग है और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, यहाँ पर इरिगेशन, एग्रीकल्चर है। देन हाउसिंग, तो ये टेम्परेरी रीड हट्स और केव्स में रहते हैं, यहाँ पर परमानेंट के ब्रिक हाउसेस बने हैं।
फूड, वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स और रोस्टेड मीट यूज़ करते हैं। क्रॉप्स, कॉटन, राइस और वीट यूज़ करते हैं। देन क्लोथिंग की बात करें तो एनिमल स्किन्स पहनते हैं, ये कॉटन के गारमेंट्स पहनते हैं। अडेप्टेशंस, दे रोम अराउंड फॉर देयर सर्वाइवल, और ये इरीगेशन पर डिपेंड करते हैं फॉर फार्मिंग। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ वी आर मूविंग अहेड, और अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इट इज़ द लैंड ऑफ द सीजनल विंड्स। तो लोकेशन की बात करें तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होता है। इट इज़ मेजरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अब तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, बट एक क्विक रिकैप, लैंड और पानी अलग अलग लेवल पर गर्म होते हैं। लैंड जल्दी होती है, पानी थोड़ा कम जल्दी गर्म होता है। लैंड जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सिर्फ इसी वजह से विंड्स चलती हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं और विंड चलती है। विंड पैटर्न, समर में वेट ऑन शोर विंड्स आती हैं, मतलब हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती हैं, और विंटर्स में ड्राई ऑफशोर विंड्स होती हैं, मतलब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती हैं। तो सी से लैंड की तरफ और लैंड से सी की तरफ। देन द मेजर रीजन, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, देन थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ चाइना एंड फिलीपींस, और इसके सिवा इक्वेटोरियल ईस्ट अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ कोस्ट ऑफ पोर्टो रिको एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर समर्स में टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, विंटर में 15 से 26 तक रहता है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ मॉडरेट विच इज़ फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। समर्स बहुत हॉट होते हैं, लो प्रेशर जोन्स डेवलप होते हैं ओवर द लैंड, और जो मॉइस्ट विंड होती है फ्रॉम ओशियन इट ब्रिंग्स हैवी रेन। करेक्ट। देन विंटर में लैंड ठंडी होती है तो हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं। अब विंड रिवर्स होना शुरू हो जाती है, अब ड्राई और कूल कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। आगे बात करते हैं द मॉनसून मैकेनिज्म। द प्रेशर एंड विंड्स जो हैं वो एक मॉनसून मैकेनिज्म बनाती है। तो डिफरेंशियल हीटिंग होती है, लैंड जल्दी गर्म होती है, पानी धीरे गर्म होता है। तो लैंड के जल्दी गर्म होने से लो प्रेशर बनता है। अब एयर की मूवमेंट शुरू होती है फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड एंड इट रिप्लेसेस द राइजिंग एयर। तो ये जो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, इसको ठंडी हवा आके रिप्लेस कर जाती है। ऊपर क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो बारिश लेकर आते हैं। विंटर में लैंड ठंडी हो जाती है, हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं, और अब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती हैं। सिंपल। टू मेन विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून जो समर में चलता है और नॉर्थ वेस्ट जो विंटर में चलता है। सी से लैंड की तरफ चलने वाला इज साउथ वेस्ट। तो इंडिया में ये साउथ है, ये हमारे इंडिया का साउथ है और ये वेस्टर्न साइड है। तो साउथ वेस्ट से जो चलेगा ये चलेगा समर्स में, और जो नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ के ईस्ट से जो चलेगा वो विंटर्स में चलेगा। राइट। तो ये हैवी रेन लेकर आता है और ये ड्राई एयर लेकर आता है, तो बारिश नहीं होती। आगे बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल की। तो मॉनसून के में ना 3 सीजन्स होते हैं। एक मतलब मॉनसून बेसिकली 3 सीजन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है समर का ड्राई हॉट ड्राई, रेन का वेट वाला, और विंटर का कूल ड्राई। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 सीजन्स होते हैं। ठीक है। रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हैवी रेनफॉल होती है अप टू 250 सेंटीमीटर इन सम एरियाज, और काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, जैसे मेघालय और राजस्थान में। मेघालय में अराउंड 1000 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल देखी जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थान में वहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखी गई है। कमिंग ऑन टू द रेनफॉल टाइप्स में ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक एक रिलीफ रेन है। तो ये एक मॉइस्ट विंड्स हैं जो राइजेस ओवर द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, और दूसरी है साइक्लोनिक रेन्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हैं, विंटर्स के टाइम पर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो कहीं तो जम के बारिश होगी और कहीं पर बारिश बहुत कम होगी। तो बारिश जो विलेजर्स हैं उनके लिए तो
काफ़ी अच्छी है, मतलब वो तो वेट करते हैं, लेकिन कई बार बारिश नहीं होती है तो ड्रॉट्स आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड्स आ जाते हैं। तो मॉनसून इज़ अनरिलायबल, इरेगुलर अराइवल और रिट्रीट ड्रॉट्स और फ्लड्स लेकर आता है, और अनइवन रेनफॉल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लेकर आती है। एग्जाम्पल, अगर मॉनसून नहीं आएगा तो इंडिया में क्रॉप फेलियर हो जाएगा, और एक्सेस आ जाएगा तो फ्लडिंग हो जाएगी बांग्लादेश और असम में। उसके बाद रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ईस्ट कोस्ट इंडिया में रेन होती है विंटर्स में, इसे रिट्रीटिंग मानसून बुलाते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेन होती है समर्स में, प्लस विंटर्स में भी इसे साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से होता है। और इक्वेटोरियल अफ्रीका में फ्यूअर मॉनसून रिवर्सल्स होते हैं, बट सीजनल रेनफॉल यहाँ पर चलती ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनसून का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितना हमारे देश में है। नाउ द नेचुरल वेजिटेशन, अब रेनफॉल ही डिसाइड करती है कि वेजिटेशन कैसी होगी और कितनी होगी। अगर वेट रीजन्स होंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जो एक साल में एक बार अपने सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे नए पत्ते आना शुरू होते हैं। तो जनरली हमारे देश में ये विंटर्स के टाइम पर होता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो ड्राई सीजन होता है, तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद नए पत्ते आना शुरू होते हैं समर से। मॉडरेट रेन, तो यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, टीक और साल वाले। लो रेन थॉर्नी बुशेस होती हैं, श्रब्स होते हैं। एंड वेरी वेट सर्दर्न एरिया जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। आगे बढ़ते हैं अब फॉरेस्ट्स बाय रीजन। तो सर्दर्न और ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। जो अंदर ड्राई इंटीरियर्स हैं वहाँ पर थॉर्नी बुशेस या शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलते हैं। और हिमालयन स्लोप्स में कॉनिफरस ट्रीज जैसे कि स्प्रूस, चेर, सिल्वर ओक और लार्च ये देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं ना जो हमें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। तो ये याद रखने वाले ये वो चैप्टर है जिसमें याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। ट्री की अडेप्टेशंस की बात करें तो वो डेसिडुअस होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, थिक बार्क होती है और वो पानी कंजर्व करते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में दे हैव टिम्बर एंड इकोनॉमिक ट्रीज। तो टीक फर्नीचर के लिए, साल, शीशम, मैंगो, नीम, बैम्बू ये कंस्ट्रक्शन टूल्स और पेपर के लिए होता है। और कॉनिफरस ट्रीज जो हिमालयाज़ में हैं लाइक स्प्रूस, चेर, सिल्वर ओक ये मैच इंडस्ट्रीज़ में और मैच बॉक्स इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है, इनकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी बारिश के ऊपर होती है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स हेविली ऑन द मॉनसून रेन। अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप फेलियर होगा और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा। मोस्ट पीपल एंगेज्ड इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। छोटी सी लैंड होती है और उस छोटी सी लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द मेजर क्रॉप्स, तो राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस ग्रो किए जाते हैं। कैश क्रॉप्स टी, कॉफ़ी, शुगर केन, जूट और कॉटन ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील में काफ़ी कॉमन है। और इरिगेशन सपोर्ट यूजुअली कैनाल्स और ट्यूबवेल्स से होता है। तो मतलब वो जो पानी होता है ना उसको कैनाल्स और ट्यूबवेल्स के ज़रिए फील्ड्स तक पहुँचाया जाता है ड्राई मंथ्स में। Then coming on to the global economic importance, so where are they practiced? So they are practiced in the Indian subcontinent, Southeast Asia जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस आता है, ईस्टर्न ब्राज़ील और वेस्ट इंडीज़। इसकी इकोनॉमिक फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन देखी जाती है क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल होती है। मेजर एक्सपोर्टर्स होते हैं ये राइस, जूट, टी और कॉटन के। और यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं फॉर टेक्सटाइल, शुगर एंड टी which thrive here. Now coming on to the life in the tropical monsoon region में adaptations और economy. So the region of the monsoon adaptations, तो ये वाले regions हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अफ्रीका में कोस्टल मानसून एरियाज़ और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मानसून बेल्ट होती है। विंड पैटर्न्स दो तरह के होते हैं, समर में ऑन शोर,
राइट तो ये आपके लिए एक क्विक रिकैप है। समर में ऑनशोर, सी टू लैंड और ये रेनी सीजन होता है, और विंटर ड्राई सीजन होता है, और अब हवा ऑफशोर हो जाती है, लैंड से सी की तरफ चलती है, और इसे हम ड्राई सीजन बुलाते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो कि एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पर फर्टाइल एलुवियल सॉइल है रिवर वैलीज के पास, समर्स में हाई रेनफॉल होती है, वार्म टेम्परेचर होता है, तो ये आइडियल कंडीशंस होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। हीट रेन दोनों ग्रोथ चेन में बहुत इंपॉर्टेंट साथ देती हैं। मेजर क्रॉप्स ये हम पढ़ चुके हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, कैश क्रॉप, जूट, कॉटन, शुगर केन, और प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी एंड रबर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये प्लांटेशन होती है वो भी हमने पढ़ा है, राइट। तो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न्स, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। तो रिवर वैलीज में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स पर ईयर लगाई जाती हैं। इरिगेशन कैनाल्स होती हैं जब रेनफॉल इरेगुलर होती है। एंड द रीजन्स ऑफ इंटेंस कल्टिवेशन, जैसे कि इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा, और मेकोंग एंड इवर्डी डेल्टास इन साउथ ईस्ट एशिया, यांगसी वैली इन चाइना। ओके, तो सेटलमेंट एंड द पॉपुलेशन, तो सेटलमेंट पैटर्न ये ना जो डेंसली पॉपुलेटेड रिवर वैलीज और डेल्टास होते हैं, एग्जाम्पल गैंजीज एंड इरावदी, एंड माउंटेन ट्रैक्स स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं और फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज इनहेबिट इंटीरियर फॉरेस्टेड हिल्स, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। एंड विलेजेस आर क्लोजली पैक्ड नियर द फर्टाइल लैंड, तो फर्टाइल लैंड के आसपास विलेजेस काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं। Now the forest and the timber, the natural vegetation is the tropical deciduous forest, the seasonal rain type, trees, teak, rosewood, mahogany and bamboo. Mountain forest की बात करें, so they yield hardwood timber and uses teak furniture के लिए, bamboo paper craft के लिए, और mahogany export wood के लिए यूज़ होता है। अब सॉइल की बात करें तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए एक क्विक रिकैप है, जो मैंने स्लाइड्स बीच बीच में काफ़ी सारी डाली हैं, राइट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ रिकैप फॉर यू। नाउ कमिंग अहेड, तो डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या हैं कि रेनफॉल अच्छी है तो प्रोस्पेरिटी अच्छी है, ड्रॉट्स और फ्लड्स में क्राइसिस आ जाते हैं, और जो कोस्टल रीजन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रेड और पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रिमिटिव और ट्राइबल लाइफ की बात करें तो ट्राइबल इनहेबिटेंट्स जो हैं, सो प्रिमिटिव ट्राइब्स दे लिव इन द माउंटेन फॉरेस्ट, और ये हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टिवेशन पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी काफ़ी सारी ट्राइब्स इंडिया में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और म्यांमार के हिल्स में भी हैं। लाइफस्टाइल इनका कैसा है, ये बैम्बू का यूज़ करती हैं हट, स्टोव्स और क्राफ्ट्स के लिए, एंड मेंटेन इको फ्रेंडली बैलेंस विद द फॉरेस्ट्स। Now coming on to the next type of region, that is next type of a climate, that is a Mediterranean climate, the land of eternal spring। तो ये देखा जाता है 30 to 40 डिग्री नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड्स में on the western margins of the continents। इसके बाद इनमें रीजन्स आते हैं जैसे मेडिट्रेनियन सी में के अराउंड स्पेन, इटली, ग्रीस एंड टर्की, और सेंट्रल कैलिफोर्निया में यूएसए, सेंट्रल चिली साउथ अमेरिका में, देन साउथ वेस्ट अफ्रीका केप टाउन रीजन के आसपास, साउथ वेस्ट एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया एल्डले मेलबर्न के पास। ठीक है, अब मेन क्लाइमेटिक ट्रेड्स क्या हैं, ड्राई हॉट समर्स, कूल वेट विंटर्स। तो ये एग्जैक्टली रिवर्स है पिछले वाले क्लाइमेट से। तो इंडिया में कैसा होता है, इंडिया में होता है कि वेट समर्स हैं लेकिन ड्राई विंटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है, क्लियर स्काईज, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, और इसे रिजॉर्ट क्लाइमेट भी बुलाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। जितने भी वो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा होता है। टेम्परेचर की बात करें, सो टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम समर्स में अप्रॉक्सीमेटली 21 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, एंड मीन एनुअल रेंज इज़ फ्रॉम 11 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल, सैन फ्रांसिस्को में 5.5 डिग्री एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखा गया है सी के पास, वहीं पर सैक्रामेंटो में 15 डिग्री देखा गया है इनलैंड एरिया में। अब बात करते हैं प्रेशर और विंड्स की मेडिट्रेनियन क्लाइमेट में। तो विंड सिस्टम शिफ्ट होता है, समर्स में ट्रेड विंड्स की वजह से कोई रेन नहीं आती है, ड्राई ट्रेड विंड्स की वजह से, वहीं पर विंटर्स में वेस्टर्लीज शिफ्ट हो जाती हैं इक्वेटर की तरफ और यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है।
आगे बात करते हैं रेनफॉल पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो विंटर रेनफॉल होती है मॉडरेट से हेवी शावर्स, मतलब काफ़ी रेयरली हैवी शावर्स होते हैं। एनुअल रेनफॉल 35 से 75 सेंटीमीटर होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रेन होती है फ्रॉम दिसंबर टू मार्च और सदर्न हेमिस्फेयर में मई से अगस्त तक बारिश होती है। अब बात करते हैं रेन टाइप की। तो यहाँ पर फ्रंटल रेन होती है ड्यू टू द मीटिंग ड्यू टू वेस्टर्लीज मीटिंग द कोल्ड एयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो हवाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। नाउ समटाइम्स हैवी शावर्स कॉज फ्लड्स, मतलब हैवी शावर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो फ्लड्स भी आ जाते हैं। लोकल विंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स की बात करें तो सरको, मिस्ट्रल एंड बोरा, तो ये वही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, याद करो पिछले चैप्टर्स में भी हम इनको पढ़ रहे थे। तो सिरोको दीज आर हॉट डस्टी विंड्स फ्रॉम द सहारा मेडिटेरेनियन समर में। देन मिस्ट्रल दीज आर कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, जैसे कि रॉन वैली फ्रांस में विंटर्स पे ये चलती है। देन बोरा दीज आर द कोल्ड ड्राई विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप, एड्रियाटिक सी इन द विंटर्स। ठीक है, अब आगे आते हैं डायूरनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो दीज आर द डे एंड नाइट वेरिएशंस। डे टाइम पर ही बहुत गर्मी होती है, क्लियर स्काइज होती हैं, स्ट्रॉन्ग सन होता है। रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप करता है, रेडिएशंस लूज होती हैं और डायूरनल रेंज इज अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस इन द ड्रायर एरियाज। ओकेजनल फ्रॉस्ट रेयर होती है लेकिन इट इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स व्हेन इट अकर्स। कमिंग ऑन टू द नेचुरल वेजिटेशन इन द मेडिटेरेनियन रीजन, तो प्लांट्स की अडेप्टेशंस क्या होती है। तो समर्स हैं, हॉट एंड ड्राई हैं, तो प्लांट्स पानी स्टोर कर लेती हैं विंटर्स में ही। द ट्रीज हैव थिक लेदरी लीव्स और स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। कुछ प्लांट जैसे हैव द बल्बस रूट्स और द डीप रूट्स जो काफ़ी नीचे तक जाती हैं ग्राउंड में और वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। Coming on to the examples, so olive, cork oak, cypress, laurel, grapevine, lavender and thyme, these are some of the examples of the natural vegetation. Evergreen shrubs और scrub forest देखने को यहाँ पर मिलते हैं। स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स थिक होती हैं पानी को बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आता है जहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स लगाए जाते हैं, ग्रेप्स फॉर वाइन इंडस्ट्री, ऑलिव्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड wheat and barley they are grown in winter. टूरिज्म में ड्यू टू माइल्ड सनी वेदर इसे रिजॉर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बुलाया जाता है जिसकी वजह से टूरिज्म काफ़ी अच्छा होता है। नाउ द स्टेपीज टाइप। नाउ व्हाट इज द स्टेपीज टाइप? स्टेपीज बेसिकली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का ग्रासलैंड होता है। तो ये वो एरियाज होते हैं जो ड्रायर रीजन्स होते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। लोकेशन मिड लैटिट्यूड इंटीरियर्स बिटवीन 30 to 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं स्टेपीज? यूरेशिया में हैं, प्रीरीज नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पस Pampas in Argentina, Veld in South Africa and Downs in ऑस्ट्रेलिया। तो ये अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं। अब एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है, लार्ज स्केल फार्मिंग हो रही है, क्रॉप्स वीट, मेज, ओट, बार्ले यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए एंड कनाडा के प्रेरीज। नाउ अदर एक्टिविटीज़ कैटल एंड शीप रेयरिंग होती है एंड डेयरिंग होती है इन द वेटर मार्जिन्स। रीजन्स जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन, दीज आर द ब्रेड बास्केट्स ऑफ द यूरोप एंड प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ ये याद रख लेना, ठीक है, इतने सारा जो रखोगे उसमें थोड़ा सा ये भी रख लेना। मर्जिंग जोन्स, सो दीज आर पोलवर्ड साइड को कॉनिफरस ट्रीज के साथ मर्ज करते हैं और इक्वेटर की साइड को ये श्रब और सेमी डेजर्ट स्कब के साथ मर्ज करते हैं। अब बात करते हैं लाइफ इन प्रेरीज, दैट इज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो लोकेशन कहाँ पर है, क्लाइमेट क्या है? सो दे आर फाउंड इन द इंटीरियर प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड यूएसए एंड दे स्ट्रेचेस अक्रॉस द मिसिसिपी बेसिन्स, ग्रेट प्लेन्स एंड कैनेडियन प्रेरीज। तो यूएसए कनाडा में ये मिलते हैं। एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स देखे जाते हैं। फिर आते हैं क्लाइमेट इन्फ्लुएंस पर। तो यहाँ पर
क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है समर्स में, विंटर स्नोई और हार्श होते हैं, विंड जो है वो फ्रीली चलती है ओवर द फ्लैट प्लेन्स। मिक्स टाइप ऑफ फार्मिंग देखी जाती है, 75% ऑफ इनकम एनिमल हस्बेंड्री की वजह से है। लाइफ स्टॉक में कैटल, हॉग्स एंड शीप दे आर reared in large ranches. Jersey cows are known for their rich milk and the sheep reared for the fine wool quality. Ranches, these are the large enclosed grasslands for flattened beef and pork. Coming on to the farm management, तो farms divided into sections for crop rotation and cattle rearing. तो बड़े बड़े farms हैं उनको divide किया गया है crop rotation के लिए और cattle rearing के लिए। modern technology जैसे tractors, combine harvesters, sprinklers का use किया जाता है यहाँ पर। Now the farm life and economy में economic prosperity, अब यहाँ के जो farmers हैं ना उनकी income बहुत ज़्यादा है from both crops and livestock. Farmhouses equipped with all the modern facilities and the standard of living is very high. Farmers are very rich and they are self-sufficient. Global importance, so they are the exporter of wheat, beef and dairy. वहीं पर prairies contribute significantly to North America's food economy. आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग आउट द कलेक्टिव फार्मिंग जिसमें कोलखोज सिस्टम है। सो दिस इज अंडर द फॉर्मर सोवियत यूनियन। सो फार्म्स वर मैनेज्ड कलेक्टिवली और उसे बुलाया जाता था कोलखोज जिसे कलेक्टिव फार्म्स बुलाते हैं। सो ईच फार्म कवर्ड अराउंड 600 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और ये गवर्नमेंट ओन लैंड होती थी जहाँ पर लोग मिलकर काम करते थे। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था कि वर्क जो था वो डिवाइडेड था बिटवीन द ब्रिगेड्स, 5 से 6 फार्म्स में, एंड ईच ब्रिगेड had a leader responsible for crop planning. तो डिवाइड हो गई लैंड और उसके बाद हर एक का एक लीडर है, हर एक पार्ट का एक लीडर है और वो वहाँ की क्रॉप प्लानिंग करेगा, मॉडर्न मशीन्स और ट्रैक्टर्स को यूज़ करेगा। उसके बाद फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर फार्म्स के आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वर्कशॉप्स, रिक्रिएशन सेंटर्स सब कुछ होते हैं। एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी होते हैं क्योंकि when we talk about agriculture we are also talking about animal rearing। तो यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स भी होते हैं सुपरवाइजिंग द फार्म ऑपरेशंस। आगे बात करते हैं द लाइफ ऑफ नोमैड्स इन सेंट्रल एशिया। तो मंगोलिया, तिब्बत, सिंकियांग, तुर्किस्तान एंड द पार्ट्स ऑफ स्टिपीज, राइट। तो फिजिकल लैंडस्केप की बात करें तो हाई माउंटेनियस रीजन्स, प्लेटोज या प्लेन्स कुछ भी हो सकता है। रग टोपोग्राफी देखी गई है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पुअर है और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती हैं। क्लाइमेट की बात करें तो हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड डिफिकल्टी फॉर सेटल्ड फार्मिंग। आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नोमैडिक लाइफस्टाइल। तो ट्राइब्स यहाँ पर भी देखी गई हैं जैसे किर्गिज, दिस इज द मेन ग्रुप, कजाक्स एंड मंगोल्स, दीज आर द अदर ग्रुप्स। लाइफ स्टॉक में वही सारी चीज़ें, केटल, शीप, गोट, हॉर्सेज, याक्स रखी गई हैं जिनसे मीट, मिल्क, हाइड्स और ट्रांसपोर्ट लिया जाता है। देन हाउसिंग, तो इनके पास ना राउंडेड टेंट्स होते हैं जिन्हें यस्ट्स और यर्ट्स बुलाते हैं, विच आर मेड ऑफ द एनिमल स्किन्स। तो ये वॉल्ड होते हैं, मतलब जो वॉल्स होती हैं वो थिक वूल से कवर्ड होती हैं और रग्स होते हैं फॉर द वार्मथ एंड ईजिली डिसमेंटल्ड फॉर माइग्रेशन। तो अगर माइग्रेट भी करना हो तो ईजिली इनको डिसमेंटल किया जा सकता है। ड्रेसिंग, क्लोथिंग और माइग्रेशन की बात करें तो क्लोथिंग से शुरू करते हैं। मेन दे वेयर वूलन क्लोथ्स, कोट्स एंड लॉन्ग शूज। विमेन दे वेयर वूलन गाउन्स। फूड की बात करें तो मिल्क, बटर, चीज़ और मीट ये खाते हैं, लार्जली एनिमल प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। देन माइग्रेशन की बात करें तो वो फ्रीक्वेंटली पानी और पास्चर के लिए इधर से उधर मूव करते रहते हैं एंड टिपिकल पास्चर नोमैडिक लाइफस्टाइल ही ये यहाँ पर जीते हैं। अडेप्टेशन टू नेचर, तो वैसे तो काफ़ी हार्श क्लाइमेट है और इनका जो सिंपल मूवेबल शेल्टर है वो इधर से उधर मूव करता रहता है। जब पानी की स्कार्सिटी होती है सो स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ देयर एंड द डिपेंडेंसी ऑन एनिमल रेयरिंग फार्मिंग पर नहीं है क्योंकि पानी कम है, तो ये एनिमल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है रादर देन फार्मिंग। माइग्रेशन ही इनकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी मानी गई है। Coming on to Taiga, which is the central coniferous or the Siberian type of climate and life. So Taiga, it is found in the northern hemisphere. तो साउथ में क्योंकि लैंड एरिया कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है, तो अब ये सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में ये एरियाज मतलब ये क्लाइमेट मिलता है और ये एरियाज़ हैं जहाँ पर विच आर फ्रॉम 55 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड continues across North America
फ्रॉम साउथ अलास्का टू कनाडा एंड लेब्राडोर। वहीं पर यूरोप में रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, तो ये बिल्कुल जो ऊपर ऊपर वाले एरियाज़ हैं ना, जो पोलर रीजन्स में आते हैं, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू एशिया, तो एशिया में साइबेरिया, सेकेंडन आइलैंड्स एंड Kamchatka Peninsula. So all these areas come in the Tiagas. Then टेम्परेचर कैसा होता है? लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होती हैं अप्रैल से अक्टूबर तक। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। रिकॉर्ड लो किया गया है -50 डिग्री सेल्सियस इन साइबेरिया। शॉर्ट और कूल समर्स होती हैं। ब्रीफ ग्रोइंग सीजन होता है, बहुत ही छोटा सा ग्रोइंग सीजन देखा जाता है। तो विंटर्स लंबी हैं, बहुत ठंडी हैं। समर्स छोटी हैं और ठंडी हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। देन प्रेसिपिटेशन, तो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर देखी गई है। मोस्टली समर्स में बारिश होती है जून से सितंबर तक। विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होती है, सो प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज अ स्नो एंड समर्स के टाइम पर ये स्नो मेल्ट होती है और ये मॉइस्चर लेकर आती है हमारी वेजिटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड सो बेसिकली द एवरग्रीन ट्रीज। तो यहाँ पर ना अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। तो फॉरेस्ट टाइप में सबसे पहले हैं एवरग्रीन ट्रीज और द कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो ये दे ग्रो क्लोज टुगेदर फॉर्मिंग द प्योर स्टैंड्स एंड वन डोमिनेंट स्पीशीज़। तो आपको याद है हमने शुरू में मोनोकल्चर एक वर्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ पर मोनोकल्चर नहीं होता, सिर्फ एक तरह की स्पीशीज़ नहीं होती, लेकिन टियागा में मोनोकल्चर होता है। यहाँ पर एक तरह की स्पीशीज़, ट्री की स्पीशीज़ देखी जाती हैं जो एक साथ ग्रो करती हैं। देन दे हैव द नीडल शेप लीव्स और कोनिकल शेप, ताकि अगर ऐसा पता होगा यहाँ पर बर्फ़ आएगी वो यहाँ पर रुकी रहेगी, इसीलिए इनके जो लीव्स हैं ना उनकी शेप ही नीडल के जैसी है या कोन के जैसी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर स्नो नहीं टिकती है। देन इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ में फर, स्प्रूस, पाइन, लार्ज सिडार, मेपल, पॉपुलर एंड डॉगलस फर होता है। मॉसेस और लाइकन्स वो भी ग्रो करते हैं। अडेप्टेशंस की बात करें सो दे हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्रॉस्ट, क्योंकि ठंड ही रहती है, ज़्यादातर ठंड ही रहती है। कोनिकल शेप ऑफ लीव्स हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ एंड एवरग्रीन लीव्स दे सेव एनर्जी इन द शॉर्ट समर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस ऑफ ट्रीज़, फॉरेस्ट ट्रीज़ और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो जो सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं दे आर यूज फॉर पेपर एंड पल्प, न्यूज़ प्रिंट, देन पैकिंग केसेस एंड मैचस्टिक्स। कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, दीज आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवुड टिम्बर। कमिंग ऑन टू द पॉपुलेशन एंड लाइफस्टाइल, तो पॉपुलेशन स्पार्स होती है क्योंकि कंडीशंस रहने के लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती हैं। नेटिव ट्राइब ज़्यादातर देखी जाती हैं। द लाइफ इज़ प्रिमिटिव एंड हार्ड। फूड, फिश, मीट और बेरीज। क्लोथिंग, फर गारमेंट्स एंड हाउसेज लॉग वुड्स के, टिम्बर के बने होते हैं, जिससे वो थोड़ा गर्म रहते हैं। ऑक्यूपेशन में जो मेन एक्टिविटीज़ हैं दे आर फॉरेस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है फिशिंग और हंटिंग, रेनडियर, बेयर एंड फॉक्स। फर ट्रेड में दे आर द मेजर एक्सपोर्टर्स। एग्रीकल्चर की बात करते हैं सो इट इज़ लिमिटेड टू द मार्जिन्स ऑफ द टियागा एंड द क्रॉप्स लाइक बार्ले, ओट, राई, पोटैटो एंड मीज दे आर ग्रोन। और ग्रोइंग सीजन काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि समर सीजन काफ़ी शॉर्ट है। चैलेंजेस, हार्श क्लाइमेट है, फ्रोजन सॉइल है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी उसकी वजह से इतना वेल डेवलप्ड नहीं है और कम्युनिकेशन काफ़ी लिमिटेड है। आगे मॉडर्न डेवलपमेंट में बात करें कि इन स्कैंडिनेविया, कनाडा एंड द पार्ट्स ऑफ रशिया फॉरेस्ट यूज साइंटिफिकली, उनको साइंटिफिकली यूज़ किया जाता है। सॉ मिल्स, पल्प इंडस्ट्री एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इज़ डेवलप्ड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स projects are used from snow melting rivers and they support the industry। तो जो snow melting rivers होती हैं, जो snow मेल्ट होती है, रिवर्स में पानी आता है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। एक्सपोर्ट में टिम्बर, पेपर और वुड पल्प है। कमिंग ऑन टू द कोल्ड डेजर्ट, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब बहुत ही ठंडा है लेकिन डेजर्ट है। तो वैसे ना कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, डेजर्ट तो बड़े गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेजर्ट कंडीशंस पानी नहीं होने की वजह से बनती हैं, कम रेनफॉल की वजह से बनती हैं। वहीं पर कोल्ड कंडीशंस लैटिट्यूड, उनका
वो किस रीजन में है अर्थ के, उसकी वजह से बनती हैं, राइट। सो वी हैव कोल्ड डेजर्ट जिसे हम टुंड्रा रीजन भी बुलाते हैं, टियागा के बाद टुंड्रा। सो दिस इज पोलर क्लाइमेट एंड लाइफ एंड वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ एस्किमोज। सो लोकेशन आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, मतलब 66.3 डिग्री के बियॉन्ड चले जाओ नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगा, और सदर्न में कहीं पर भी टुंड्रा टाइप क्लाइमेट नहीं मिलता है, ठीक है। देन रीजन्स कवर, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका आता है जिसमें अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड भी आता है। यूरोप में आता है स्कैंडिनेविया, नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया एंड द पार्ट्स ऑफ रशिया, एंड एशिया में नॉर्दर्न साइबेरिया। तो ये सारे रीजन्स कोल्ड डेजर्ट्स हैं। टेम्परेचर द कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ इज इनहेबिटेड बाय द ह्यूमंस। विंटर्स में विंटर्स फ्रीजिंग होती हैं बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट 8 to 9 मंथ्स, एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। समर्स 2 से 3 महीने की ही होती हैं, 2 to 10 डिग्री सेल्सियस। वार्मेस्ट मंथ इज जून, रेयरली टेम्परेचर एक्सीड्स 10 डिग्री सेल्सियस। इसको भी कोई वार्म बोलता है, इसको भी तो ठंड ही बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द क्लाइमेट में डार्क विंटर्स होती हैं, 8 to 9 मंथ्स ऑफ द पोलर नाइट एंड द फेंट सनलाइट। कूल समर्स, कंटिन्यूअस डे लाइट होती है और मिडनाइट सन होता है। वहीं पर यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्या है वो? अरोरा बोरियालिस। So these are the brilliant northern lights which are seen beyond 65 degree north. These are caused by the solar particles reacting with the atmosphere. तो जब solar particles atmosphere के साथ react करते हैं तो ये हमें northern lights देखने को मिलती हैं। बहुत ही brilliant, बहुत ही bright वाली lights होती हैं। Precipitation, बहुत ही कम rainfall, 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम, इसीलिए तो इसको डेजर्ट बुलाते हैं, कोल्ड डेजर्ट बुलाते हैं। ठंड होती है और बारिश नहीं होती, इसीलिए कोल्ड डेजर्ट। मोस्टली स्नो होती है, कोई बारिश नहीं होती, इवेपोरेशन लो होती है कोल्ड की वजह से, एंड हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं, बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है। साइक्लोनिक रेन होती है वेस्टर्लीज की वजह से इन विंटर्स, एंड स्नो रिमेन्स अनमेल्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। मतलब बारिश हार्डली कभी मेल्ट होती है। नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड फ्रोज़न रहता है और समर्स बहुत कम होते हैं, तो ये जगह टॉल ट्रीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती और वेजिटेशन को भी एज सच ये सपोर्ट नहीं करती, बहुत ही स्पार्स वेजिटेशन देखी जाती है। मेन टाइप्स में बुश टुंड्रा जिसमें एल्डर्स, बर्चेस एंड विलोज होते हैं। ग्रास टुंड्रा में मॉसेस, लाइकन्स एंड सेजल्स होते हैं। फ्लावरिंग टुंड्रा में पॉपीज, लिलीज, बटर कप्स एंड वायलेट्स होते हैं। सो दे ब्रीफली ब्लूम इन समर, बहुत ही कम टाइम के लिए ये समर्स में आते हैं। अडेप्टेशंस की बात करें, सो दीज आर हार्डी एंड लो ग्रोइंग प्लांट्स। मॉसेस एंड lichens, they absorb moisture directly from the air and plants die quickly after the short flowering season, right? So these are the adaptations. अब हम human adaptations की बात करें, so how is the life in the polar tundra? तो population और lifestyle काफ़ी sparse population होती है, less than 1 person per square kilometer। समझ रहे हो कितने कम। लाइफ नोमैडिक है और प्रिमिटिव है, और वहीं पर दे माइग्रेट नॉर्थवर्ड इन समर्स एंड साउथवर्ड इन विंटर्स। तो पोल्स की तरफ निकल पड़ते हैं ये जब समर्स आती हैं, जब 2 से 3 महीने आते हैं, और जब विंटर्स आती हैं तो ये इक्वेटर की तरफ, साउथ की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज़ जैसे कि एस्कीमोज, याकुल्स एंड लैप्स। आगे बात करते हैं हाउसेस की। तो 2 तरह के हाउसेस ड्वेलिंग्स देखी जाती हैं। समर में ट्यूपिक्स होते हैं, मतलब टेंट्स होते हैं मेड ऑफ रेंडियर एंड सील स्किन्स। विंटर्स में इग्लूज, ये डोम शेप्ड हाउसेस होते हैं जो आइस ब्लॉक से बने होते हैं। स्मॉल पैसेज होता है अंदर जाने के लिए ताकि अंदर हीट बनी रहे, एंड द इंटीरियर्स दे आर लाइंड विद द एनिमल फर्स। नहीं तो बर्फ़ पे बैठेंगे तो ठंड तो लगेगी ना, तो अंदर से इनको एनिमल फर के साथ इनको टाइट कर देते हैं। दे आर सिंपल बट इफेक्टिव अगेंस्ट द फ्रीजिंग विंड्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्लोथिंग एंड द फूड। तो क्लोथिंग से शुरू करें तो ये फर और रेंडियर की स्किन पहनते हैं, कैरेबो और पोलर बेयर सील्स की स्किन पहनते हैं। फुटवेयर में कामिक बूट्स पहनते हैं। दोनों ही मेन एंड वुमेन वार्म कोट्स पहनते हैं क्योंकि ठंड इतनी होती है, एंड वुमेन कोट हैव द बेबी पाउच, उसमें एक बेबी पाउच भी होता है जिसे अमाउट बोलते हैं।
देन फूड, रॉ और सेमी कुक्ड मीट और फिशेज ये खाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्यूल की भी स्कार्सिटी है, यहाँ तक फ्यूल भी नहीं पहुँच पाता है। मेन एनिमल्स विच आर हंटेड आर सील, वॉलरस, व्हेल, रेनडियर्स एंड कैरिबाओ। देन दे यूज हेरपून्स फॉर हंटिंग। अब ये हेरपून्स क्या होते हैं? स्पीयर जैसा एक वेपन होता है जिसमें आगे से वो काफ़ी पॉइंटेड और टिप वाला होता है, मतलब शार्प होता है। सो एडवांस्ड एस्कीमोज नाउ ट्रेड फॉर टी, कॉफ़ी, फ्लावर एंड वाइन। तो जो एडवांस हो चुके हैं एस्कीमोज, अब उन्होंने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया है। चीफ ऑक्यूपेशन की बात करें तो हंटिंग और फिशिंग ही है। किस किस की? रेनडियर, कैरिबाओ, सील्स और वेल्स की। फर ट्रेडिंग करते हैं, इट इज़ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द हडसन बे कंपनी, कनाडा, राइट। देन क्राफ्ट वर्क की बात करें तो बोन, आइवरी, स्किन, दीज आर यूज्ड एज टूल्स एंड आर्ट्स। और ट्रेड में दे एक्सचेंज टी, कॉफ़ी, फ्लावर एंड सम टूल्स, राइट, जैसे अभी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा ठंड है, फ्रोज़न कंडीशंस हैं, सॉइल फ्रोज़न रहती है और बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। इसकी वजह से स्कार्स वेजिटेशन है और डिपेंडेंसी है एनिमल्स पर। तो एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड नहीं कर सकते, तो नोमैडिक मूवमेंट है टू फॉलो द गेम और द हर्ड्स, राइट। अब अडेप्टेशन फीचर्स की बात करें तो फूड के लिए हंटिंग करनी पड़ती है, क्लोथिंग के लिए भी हंटिंग ही करनी पड़ती है क्योंकि एनिमल स्किन चाहिए। हाउसेस बनाने के लिए भी आइस का यूज़ करते हैं या फिर हाइड्स का यूज़ करते हैं। और मोबिलिटी ये उनके सर्वाइवल को इंश्योर करती है। कमिंग ऑन टू एंड ऑफ ICSE क्लास 9 ज्योग्राफी। तो जितना ज़्यादा आप चैप्टर को पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट नहीं है, SST डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको इसमें रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम नेक्स्ट सीरीज। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।